अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद हैं जी। 502 का लेसन नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। प्रैग्मेटिक्स पार्ट 3 टॉपिक नंबर 170 एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बेसिकली कि एक चीज़ का हमने अपने एक सेंटेंस में इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ है। अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस में उसी चीज़ को रेफ़र करना है, पर हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। तो उससे रेफ़र करने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, उन्हें एनाफोरा कह दिया जाता है। जैसे प्रोनाउंस में आ जाती है ये चीज़ ही, शी, इट एंड दे एंड द वर्ब डू। ये जो चीज़ें हैं ही, शी, इट, दे, डू, द, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं एनाफोरा में। ठीक है कि हमने दोबारा से सेकंड सेंटेंस में हमने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, हमने वहाँ पे प्रोनाउन डाल दिया, ही डाल दिया, शी डाल दिया। किसी थिंग का नाम दोबारा नहीं लिया, वहाँ पे हमने इट डाल दिया। तो हमने जब ये ऐसे रिपीट करने होते हैं तो हम रिपीटेबल जगह पे ये चीज़ें डाल देते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें एनाफोरा कहते हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो एंटीसीडेंट होता है, वो एंटीसीडेंट कहलाता है। जबकि सेकंड सेंटेंस जिसमें हम रेफ़र करते हैं ऐसे लफ्ज़ों से, एनाफोर से, उन्हें हम एनाफोरिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उस सेंटेंस को, जो सेकंड सेंटेंस जिसमें हम रेफ़र करते हैं, उस सेंटेंस को एनाफोरिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, ये जी द कनेक्शन बिटवीन एंटीसीडेंट एंड एनाफोरिक एक्सप्रेशन इज़ ऑफन बेस्ड ऑन इन्फेरेंस। उनका कहना है कि एंटीसीडेंट सेंटेंसेस और एनाफोरिक एक्सप्रेशन में जो कनेक्शन होता है वो अक्सर ही इन्फेरेंस पे बेस्ड होता है। मतलब वी फाउंड अ हाउस टू रेंट बट द किचन वाज वेरी स्मॉल। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें उसने क्या बोला है कि हमने एक हाउस ख़रीदा, हमने एक हाउस हमें मिला, हमने उसे रेंट पे लिया। और उसमें अगले सेंटेंस में उसने क्या बोला, बट द किचन वाज वेरी स्मॉल। तो इन्फेरेंस ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया कि अब वो किस चीज़ से रेफ़र किया जा रहा है। ऑब्वियसली उस हाउस के किचन से रेफ़र किया जा रहा है। तो इसमें इन्फेरेंस बहुत ज़रूरी है जी। टॉपिक नंबर 171 प्रीसपोजिशन। प्रीसपोजिशन क्या होता है कि स्पीकर जब बोल रहा है, उसने जो सेंटेंस बोला है, उसने बोलने से पहले एक चीज़ खुद से ही सपोज कर ली है, एक खुद से ही एज्यूम कर लिया है किसी चीज़ को। उस चीज़ को एज्यूम करके उसने वो सेंटेंस बोला। जैसे When did you stop smoking? इसमें प्रीसपोजिशन क्या है कि you used to smoke, you no longer do so। मतलब उसने क्या चीज़ सपोज की कि पहले वो स्मोकिंग करता था, अब वो नहीं करता। इसी चीज़ को उसने एज्यूम करके ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, When did you stop smoking? तुमने कब स्मोकिंग छोड़ी? ठीक है, तो ये जो खुद से पहले सपोजिशन कर लेते हैं ना, ये चीज़ होती है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ है। बिल्ट इन प्रीसपोजिशन आर वेरी यूजफुल डिवाइसेस फॉर इंटरोगेटर्स और ट्रायल लॉयर्स के। ये इन दोनों जो हैं तबकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अब ये मज़ीद मिसालें हैं। डिड यू ईट द चीज़, एक ने ये क्वेश्चन पूछा। अब उसने पहले से ये एक्सपोजिशन कर ली कि ज़रूर आगे से ज़रूर कोई चीज़ होगी, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा। योर ब्रदर इज़ वेटिंग आउटसाइड, प्रीसपोजिशन की गई यू हैव अ ब्रदर। ठीक है, फजूल चीज़। टॉपिक नंबर 172 कॉन्स्टेंसी अंडर नेगेशन टेस्ट। अब ये क्या है कि आपने जो प्रीसपोजिशन की उसको कंफर्म करने के लिए क्या है कि वो ट्रुथ है या फॉल्स है, वो सही है भी कि नहीं, जो आपने खुद से सोच लिया। पर अब मतलब मुझे आप सोचें ही ना ज़रूरत पड़े। खैर, अब ये जी एमसीक्यूज़ एग्जाम्पल है। माई कार इज़ अ रैक, माई कार इज़ नॉट अ रैक। ठीक है, ये दो जुमले हैं। अब आपकी कार चाहे रैक है या कार चाहे रैक नहीं है, एक बात तो कंफर्म हो ही रही है कि आपके पास कार है। तो ये जो प्रीसपोजिशन है ये आपकी कंफर्म है, ये आपकी टेस्ट हो रही है। तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टेंसी अंडर निगेशन टेस्ट फॉर द आइडेंटिफाइंग अ प्रीसपोजिशन। हाँ जी, आपकी ये ट्रुथ है। ये जो आपके प्रीसपोजिशन आपने कर दी है ये आपकी सही है, आपकी सच है।
कि आपके पास एटलीस्ट कार तो है ना, चाहे वो रख है चाहे नहीं है, ठीक है। तो इसको जी कहते हैं, इस टेस्ट को कहते हैं कॉन्स्टेंसी अंडर निगेशन। योर डॉग इज़ लवली, योर डॉग इज़ नॉट लवली। आपका डॉग लवली है या आपका डॉग लवली नहीं है। प्री सपोजिशन ये है कि आपका डॉग है, चाहे वो लवली है या नहीं लवली है, इसका मतलब आपकी प्री सपोजिशन दुरुस्त है। टॉपिक नंबर 173 स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट कौन से होते हैं? ऐसे कम्युनिकेटिव वे, ऐसे बोलने के तरीके जिसके ज़रिए आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कोई काम सर अंजाम देते हैं। जब आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कोई काम सर अंजाम देते हैं उसको आप स्पीच एक्ट कहेंगे। इसमें रिक्वेस्टिंग आ जाता है, कमांडिंग आ जाता है, क्वेश्चनिंग आ जाता है, इन्फॉर्मिंग आ जाता है। ये आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ के थ्रू कोई काम सर अंजाम देते हैं, तो ये ऐसे काम स्पीच एक्ट्स में आते हैं। उनका कहना है वी कैन डिफाइन अ स्पीच एक्ट एज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ स्पीकर विद एन अटरेंस। ये ऐसे एक्ट्स होते हैं स्पीच एक्ट जिसमें आप अपने लैंग्वेज के ज़रिए कोई एक्शन सर अंजाम देते हैं, ठीक है। उसका कहना है कि स्पीच एक्ट्स कैन बी एनालाइज्ड ऑन 3 लेवल्स। हम स्पीच एक्ट्स को 3 लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आलोकेशनरी एक्ट। इसमें आप क्या करते हैं, आप एक जो बोलते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होता है, ठीक है। मतलब कि आपने एक सेंटेंस बोला, आपने किसी को, सपोज आप परस्यू करना चाहते हैं किसी को आप कन्विंस करना चाहते हैं किसी भी मामले में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस हवाले से एक मीनिंगफुल जुमला बोलेंगे, ठीक है। ये जब आप मीनिंगफुल जुमला बोलते हैं, अल्फाज उसमें ऐसे यूज़ करते हैं जो कि मीनिंगफुल हों, ठीक है। जब आप ऐसा मीनिंगफुल जुमला बोलते हैं तो ये होता है आलोकेशनरी एक्ट। एंड इलोकेशनरी एक्ट, इसमें क्या होता है, आपका एक पर्पस होता है बोलने का, कि आप जो बोल रहे हैं उसका पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है आपकी। आप परसू करना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप कमांड करना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके बोलने का पर्पस क्या है, ठीक है। एलोकेशनरी एक्ट में आप अपने इंटेंशन के मुताबिक अल्फाज बोलते हैं जो कि मीनिंगफुल हों, ठीक है। एंड इलोकेशनरी एक्ट में आपका इंटेंशन आ जाता है, और परलोकेशनरी एक्ट में जो आपने बोला उसका इफ़ेक्ट आ जाता है, कि आपने परसुए कर दिया, आपने कन्विंस कर दिया, स्केयर किया, इनलाइटन किया, इंस्पायर किया, जो भी किया उसमें उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। सबसे पहले आपकी इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस है बोलने का, उसके बाद उसके मुताबिक आपके अल्फाज होते हैं, मीनिंगफुल अल्फाज, उसके बाद उस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है जो कि परलोकेशनरी एक्ट में आता है। इट एक्चुअल इफ़ेक्ट सच एज परसुएडिंग, convincing, scaring, enlightening, inspiring, or otherwise getting someone to do or realize something, whether intended or not। ये मैंने बहुत ही सिंपल करके बताया है, इन लोगों ने बहुत ही कोई अजीब ही तरह करके बताया हुआ है। टॉपिक नंबर 174 डायरेक्ट स्पीच एक्ट। डायरेक्ट स्पीच एक्ट क्या है कि आपने डायरेक्टली किसी को कुछ बोल दिया कि ये जी ये कर दो, ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, आपने डायरेक्टली किसी से कुछ भी बोल दिया, वो होता है डायरेक्ट स्पीच एक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट क्या होता है कि आपने इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोला, आपने गोल मोल करके बात किसी को पहुंचाई, किसी से बोली, वो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट में आ जाता है। मतलब उनका कहना है कि इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट आर बेस्ड ऑन सम कॉम्प्लेक्स सोशल अजम्पशंस। ये जी हमारे सोशली कुछ अजम्पशंस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि अब रिक्वेस्ट किसी को करनी है, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में रिक्वेस्ट किसी को करनी होती है तो ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट यूज़ किए जाते हैं। बात को गोल मोल करके घुमा फिरा के रिक्वेस्ट की जाती है। इसको ज़्यादातर हमारे जो होते हैं कल्चर में पोलाइट वे समझा जाता है कि बात को इनडायरेक्ट कह के हम अपने रिक्वेस्ट डालें, उसे थोड़ा सा परस्यू करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पोलाइट वे में होगा। जैसे सबसे नीचे ये मिसाल भी है
कि एक उसने इनडायरेक्ट में बोला है कुड यू ओपन दैट डोर फॉर मी, और एक उसने डायरेक्ट में बोल दिया है ओपन दैट डोर फॉर मी। तो जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा पोलाइटली में लिया जा रहा है, वो ज़रा अच्छी तरीके से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो स्पीच एक्ट और तो ये जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।